दूसरा लेते हैं। इससे कनेक्टेड है। अच्छा कपड़ा पकड़ लेते हैं। এটার সাথে তো সবসময় হয়। आज छोड़। हाँ बोलो। जो आज पढ़ाने वाले थे वो फिर नहीं पढ़ाएंगे। কাপড়গুলো সাফ করো। बोलो अगर ये शर्त मंजूर है तो छोड़ देते हैं। शायद लिखो ये प्रायोरिटी of a group is decided CIP का फुल फॉर्म चान इन गोल्ड ट्री लॉग रूल, सीक्वेंस रूल। तो ये लिखो, ये जो रूल है, पहला रूल नंबर 1, if atomic number of first atom of a group is more than, then their priority is high. Then their priority is high. If the atomic number of first atom of a group is more, then their priority is high. क्या बोलना चाह रहे हैं? लिख लिया? अब यहाँ पर समझो। ये 4 ग्रुप है, तो अगर इन चारों को हमको प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम क्या करें? देखो, ये पहला एटम है, ये फ्री बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ जो एटम्स है, दैट इज फर्स्ट एटम्स। मींस यहाँ पर फर्स्ट एटम, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये फर्स्ट एटम, फर्स्ट से जो भी जुड़ा हुआ है सेकेंड, ये OH, ये फर्स्ट एटम, ये सेकेंड एटम, NH2, ये फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम्स, ये तो हाइड्रोजन सी है। तो ये बोला गया कि अगर एक ग्रुप में अगर पहला एटम्स का एटॉमिक नंबर हाई होगा तो उसका प्रायोरिटी भी हाई होगा। तो बताओ, फर्स्ट एटम देखो, यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फिर तो हम बोलेंगे इस OH ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। फिर सेकंड प्रायोरिटी NH2, थर्ड प्रायोरिटी CH3, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा इसका? प्रायोरिटी ऑर्डर दैट वन इज सबसे ज्यादा OH का, फिर NH2 का, फिर मिथाइल का, और फिर हाइड्रोजन का।
जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा प्रायोरिटी। रूल नंबर सेकेंड, in case comma in case first atom of group are same, in case first atom of the group is same, in case first atom of the group is same comma go for second atom, go for second, third, dash dash dash, go for second atom, third atom, dash dash dash, till first point of difference, till first point of difference, till first point of difference, till first point of difference। लिख लिया? अब यहां पर समझो, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके बना देता हूं। नंबरिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 1 से जो भी जुड़ा हुआ है सेकंड, 2 से जो भी जुड़ा हुआ है थर्ड, ठीक। अब यहां पर देखो, अभी फर्स्ट एटम देखा जाए तो फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, तीनों ग्रुप का पहला एटम कार्बन है। तो क्या बोला गया, अगर फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप आर सेम, गो फॉर सेकेंड, थर्ड, जब तक आपको डिफरेंस ना मिले। जैसे अगर मैं सेकेंड एटम देखूं तो यहाँ पर क्या है, ओनली हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखूं सेकेंड एटम तो एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो अगर हम पूछे तो यहाँ पर डिफरेंस मिल गया ना, यहाँ तीनों हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा हो गया, इसका ज्यादा प्रायोरिटी हो गया एज कंपेयर टू दिस। अगर यहाँ पर देखें तो सेकेंड एटम्स क्या है, सेकेंड एटम्स 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, तो बताओ इससे ज्यादा इसका प्रायोरिटी हो गया। यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 0 कार्बन, तो ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया, यहाँ पर 2 कार्बन मिल गया। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, यही प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा। अगर पहला एटम सेम है तो सेकेंड एटम्स को देखो, अगर सेकेंड एटम्स भी सेम है तो थर्ड एटम देखो, जब तक आपको डिफरेंस ना मिले। रूल नंबर थर्ड, in case first and second atoms, in case comma first and second atom of a group, first and second atom of a group are connected by double bond or triple bond, connected by double bond or triple bond, comma hypothetically, comma it is considered
it is considered they are connected. It is considered, comma, they are connected twice or thrice with each other. Connected twice or thrice with each other. Hypothetically, it is considered they are connected twice or thrice with each other. लिख लिया? अब समझो यहां पर हम प्रायोरिटी नहीं निकाल रहे हैं, हम समझाना चाहते हैं कि कैसे इसको हम इलेबोरेट करेंगे। तो देखो यहां पर हम क्या बोले कि अगर फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम्स, ये फर्स्ट एटम है और सेकेंड एटम्स दोनों के बीच डबल बॉन्ड है ना, तो हम क्या बोला गया कि आपको हाइपोथेटिकली कंसीडर करना पड़ेगा कि ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ये ऑक्सीजन भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ये बोला गया, क्या बोला गया? हाइपोथेटिकली इट इज कंसीडर्ड दैट दे आर कनेक्टेड ट्वाइस और थ्राइस विद ईच अदर। तो ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये ऑक्सीजन भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो क्या बोला? ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ये ऑक्सीजन भी 2 कार्बन से, तो एक कार्बन तो ये हो गया और एक कार्बन और हो गया। जैसे देखो यहां पर क्या बोले, ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है और ये नाइट्रोजन भी 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो एक नाइट्रोजन यहां देखो, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन भी 3 कार्बन। समझा? चलो लिख लो। फिर नंबरिंग अगर करना हो तो 1 2 2 3 1 2 2 2 3 3, यही बोला गया। ये प्रायोरिटी ऑर्डर समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रायोरिटी ऑर्डर दे विल हेल्प यू टू डिसाइड द आरएस कॉन्फ़िगरेशंस। आरएस कॉन्फ़िगरेशंस आगे सीखोगे तो यही प्रायोरिटी वहां पर भी यूज होगा, तो वहां पर मैं नहीं बताऊंगा, तो इसलिए यहां पर ही अच्छी तरह से सीख लो। नेक्स्ट रोल नंबर, in case of isotopes, comma, heavier is senior, लिख लिए? heavier is senior मीन्स heavier का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल एक दे दूं, देखो हाइड्रोजन का पता है कि 3 आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो अभी बोला गया, जो पॉइंट लिखा गया, अभी हम प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करें तो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, मास नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो बोला गया कि जो हैवियर होगा वो सीनियर होगा, तो यही ऑर्डर होगा। उसके नीचे लिखो, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर, जितना अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर देखेंगे। देखो जैसे अभी एटॉमिक नंबर सेम था तो हम मास नंबर देखे, जिसका मास नंबर ज्यादा वही आपका सीनियरिटी ऑर्डर भी उसका ज्यादा होगा। आइसोटॉप्स में समझते हो ना, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंस हो। नेक्स्ट पॉइंट, in case of lone pair, comma, they are always junior as their
atomic number is considered to be 0 as their atomic number is considered to be 0. समझा? लोन पेयर रहेगा तो हमेशा जूनियर होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। तो यही सब रूल है। तो रूल है तो देखो आप इजेड कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली बता सकते हैं। जैसे देखो मैं कुछ एग्जांपल करा रहा हूं, देखिए आप जो भी रूल पढ़े हैं आप एक जगह अप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी शो ज्योमेट्रिकल जीआई करेगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम्स और दोनों कार्बन, ईच कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स। तो बताओ इसका हम सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं, और सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर्स दोनों कार्बन पर एटलीस्ट एक ग्रुप का कॉमन होना जरूरी है, यही कल लिखाया था मैं। इसके लिए हम इजेड नोमेनक्लेचर करेंगे। कैसे करेंगे समझे? आप इस कार्बन पर दोनों का प्रायोरिटी बताएं, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज्यादा प्रायोरिटी होगा? क्लोरीन का, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इस कार्बन पर भी प्रायोरिटी बताएं आप, 1 2। तो अभी बताए, देखो हायर प्रायोरिटी वाला नीचे आ गया तो ई या जेड, ई है और ए जेड है तो जेड बोलेंगे, जेड। अगर एक साइड आएगा तो हम लोग उल्टा सोचेंगे, उल्टा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेड आइसोमर है ये जेड आइसोमर। क्या ये पहले जीआई शो करेगा? इज दिस कंपाउंड विल शो जीआई करेगा? चलो, तो अगर करेगा तो सबसे पहले इन दोनों का प्रायोरिटी बताएं, किसका ज्यादा प्रायोरिटी होगा? हाँ देखो CH2 दोनों में सेम है तो ये यही डिफरेंस क्रिएट करेगा, एक Cl है और एक Br है तो Cl का ज्यादा प्रायोरिटी होगा। तो ये 1 नंबर और ये लोअर प्रायोरिटी। यहां पर बताओ, यहां पर अगर हम चलना शुरू करेंगे, देखो पहला एटम्स ऑक्सीजन मिला, यहां भी ऑक्सीजन मिला। नेक्स्ट एटम देखें तो यहाँ ऑक्सीजन मिला और यहाँ पर कार्बन मिला, तो डिसाइड हो गया ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अभी कौन सा बताओ, ई या जेड? जेड आइसोमर होगा। अगर प्रायोरिटी निकालना आता है तो आप इजिली इसका आप बता दो कि जेड आइसोमर या ई आइसोमर होगा। चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ सीन या एंटी? ये सीन है। हाइड्रोजन लोन पेयर अगर अपोजिट साइड रहता है तो हम लोग सीन बोलते हैं। चलो दूसरा नोमेनक्लेचर बताओ, इजेड नोमेनक्लेचर बताओ इसका। पहले आप यहां पर देखो, ये 1 ये हमेशा जूनियर होता है बताया गया, लोन पेयर हमेशा जूनियर होता है। यहाँ पर ये 1 और 2 देखो अपोजिट साइड आ गया, अपोजिट साइड आ गया तो क्या बोलेंगे? ई आइसोमर, ई आइसोमर।
ये आइसोमर, ये आइसोमर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो सबसे पहले ये इधर देखो, ये फ्लोरीन है पहला एटम, तो इधर कार्बन है पहला एटम, तो यही डिसाइड हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उधर देखो, यहां पर देखो, ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा, यही ना, और ये कार्बन 2 नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा, ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है और ये 2 ही से है, तो यहीं पर डिसाइड हो गया, हमको बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर चाहो तो बना भी सकते हो आप, बता चुका हूं, इट इज हाइपोथेटिकली कंसीडर दे आर कनेक्टेड ट्वाइस विथ ईच अदर, थ्राइस विथ ईच अदर, और ये ट्वाइस विथ ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, ये सीनियर हो जाएगा और ये जूनियर हो जाएगा। तो बताओ देखो, इसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे, ई आइसोमर, इट इज ई आइसोमर। तो अगर आपको प्रायोरिटी निकालना आता है, एक लास्ट करा देता हूं, जेड आइसोमर, इसको क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर। देखो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, इधर इधर थोड़ा लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स, यहां पर समझे इसको, ये कार्बन, ऑक्सीजन, इसको ऐसे आप एक्सपांड कर ले, ऑक्सीजन, पहले क्या है कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या, कार्बन, कार्बन के बाद क्या, फिर कार्बन, कार्बन के बाद क्या, कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन फिर ऑक्सीजन, ऐसा है। चलो नीचे वाला अगर बनाएंगे तो कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऐसा ही है। चलो कहां पर डिफरेंस क्रिएट किया बताओ, यहां तक तो सेम चला, यहां किसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, नीचे वाला को, नीचे वाला को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो गया देखो, और इधर तो क्लियर है कि ये 1 और 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी जेड आइसोमर, जेड आइसोमर। तो चलो आप कर लोगे, इजी है, अगर आपको प्रायोरिटी निकालना है तो ई जेड आसानी से आप डिसाइड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ जीआई, कैलकुलेशन ऑफ जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, कैलकुलेशन ऑफ जीआई। Calculation of geometrical isomerisms. Calculations of geometrical isomerisms। देखो इसमें लिखे आप केस 1, इसको 2 केस बनाओ, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लिखें, when alkene has dissimilar end, similar ends, तो इस केस में नंबर ऑफ जीआई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 to the power n, जहां पर n इज द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है कल बताया गया है। दूसरा केस, केस 2, when alkene has similar ends, अगर आपका इवेन आता है तो इसमें 2 फॉर्मूला होगा, इसका भी 2 पार्ट कर देते हैं। पहला वाला में लिख लीजिएगा, अगर आपका इफ n इज इवन, n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, अगर इवन आता है
तो नंबर ऑफ GI निकालने का फॉर्मूला होगा दैट विल बी 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2-1। अगर आपका n ऑड आता है तो इस केस में GI कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-1/2। यही 3 फॉर्मूला है। चलो जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखो ये बताओ, ये सिमिलर इंड्स है या डिसिमिलर इंड है? डिसिमिलर इंड है। कैसे? देखो इधर से अगर नेमिंग करोगे, इधर से हम नेमिंग करेंगे, देखो इधर से अगर नेमिंग करेंगे, ये देखो ये दोनों का पोजीशंस है। इधर इस साइड क्या है? मिथाइल, और उस साइड क्या है? इथाइल है। अगर उस साइड भी मिथाइल ही रहता तो हम बोलते सिमिलर इंड से। सिमिलर, अगर उस साइड भी मिथाइल रहता ना तो ये सेम सिमिलर इंड बोलते हैं। और अगर देखो एक साइड मिथाइल है दूसरा साइड इथाइल है तो हम लोग बोलेंगे ये डिसिमिलर इंड है। तो अगर ये डिसिमिलर इंड है तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे 2 to the power n कि कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है? ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 4। देखो सिमिलर और डिसिमिलर इंड पहचानने के लिए आप हमेशा नंबरिंग किया करो, नंबरिंग किया करो। ये डबल बॉन्ड का नंबरिंग किया करो। अगर डबल बॉन्ड का नंबरिंग करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 2 4, उस साइड से करोगे तो 3 5 अलग आ गया। अगर सिमिलर इंड होता तो सेम आता, अभी अलग आ रहा है इसलिए डिसिमिलर इंड है। समझ गया? चलो तो अभी ये कौन कौन, अगर ये पूछ लिया जाए तो एक हम क्या करेंगे, एक शीश बना देंगे, इसको भी शीश रखेंगे, एक को शीश रखेंगे, दूसरा इसको ट्रांस कर देंगे, तीसरा इसको ट्रांस कर देंगे, इसको शीश रखेंगे, चौथा इसको भी ट्रांस कर देंगे, इसको भी ट्रांस कर देंगे। यही चार पॉसिबिलिटी आ रहा है। समझ गया? कैसे? देखो हम बना देते हैं। क्या हुआ? देखो यहाँ पर ये शीश है, ये क्या है बताओ? ये भी शीश है, ये क्या है? शीश। शीश एक बनाएंगे, सबका नहीं बनाएंगे, एक समझाने के लिए बना रहे हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, इसको ट्रांस कर देते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं और इसको ट्रांस कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? शीश ट्रांस। तीसरा क्या करते हैं, इसको शीश रखते हैं और इसको ट्रांस कर देते हैं, मीन्स ट्रांस और शीश। और फिर ट्रांस ट्रांस। हाइड्रोजन का पोजीशन से आप देखो, देखो ये शीश है, ये भी शीश है। एक साइड होता है तो शीश बोलते हैं सिमिलर ग्रुप। अगर दूसरा वाला में शीश ट्रांस, तीसरा वाला में ट्रांस और ये शीश, चौथा वाला में ट्रांस और ये भी ट्रांस। वही 4 आ रहा है नंबर ऑफ GI।
अगर अगला क्वेश्चन ऐसा रहता आपका तो इस केस में क्या होता है, सिमिलर इन या डिसिमिलर इन, सिमिलर इन, नंबरिंग सेम आएगा, डबल बॉन्ड का नंबरिंग सेम आएगा दोनों साइड से। तो इस केस में नंबर ऑफ जीआई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीआई इवन है ना, देखो ये भी जीआई शो करेगा, ये भी जीआई शो, नंबर ऑफ जीआई, तो पहला फॉर्मूला 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 2 माइनस 1, तो इट विल कम 3, इट विल कम 3। इस केस में क्या होगा ना, ये दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम आ जाएगा, आइडेंटिकल आ जाएगा, इसलिए तीन ही, एक ये दोनों और एक ये वही 3 आ रहा है। चलो ये नंबर कैसे निकालते हैं समझ में आ गया तरीके से, अगर ऐसा हो। सिमिलर इंड या डिसिमिलर इंड, सिमिलर इंड, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है, 3 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ जीआई that is equal to 2 to the power 3 minus 1 plus 2 to the power 3 minus 1 by 2, ये कितना जाएगा 4 प्लस ये कितना 2 by 2 that is 2, 6 आ जाएगा। तो जो भी तीनों फॉर्मूला लिखा है, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दिए और एक का इलेबोरेशंस भी दे दिए कि कैसे चाह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लिखे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स। चलिए लिख लिए होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट वन इज डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, मोमेंट दैट इज म्यू, म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है दैट इज, याद है क्या, चार्ज इनटू डिस्टेंस दैट इज क्यू इनटू डी, और यूनिट क्या होता है इसका, क्या मोली, मैं पढ़ाया हूँ ये डायपोल मोमेंट आपको, डेवाई होता है डेवाई। चलो तो डायपोल मोमेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे मान लो ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करवा देता हूं पहले, अगर इन दोनों का डायपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछता आपसे, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सेकंड का ज्यादा होगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा। देखो इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, सीएल बताए थे उस वहां पर भी यही क्वेश्चंस कराए थे, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, और ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला होता है दैट इज μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 इंटू μ2 कॉस थीटा का रूट ओवर पूरा, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, म्यू नेट निकालोगे ना यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, बट यहाँ पर क्या होगा ना, ये यहाँ पर कुछ एंगल है 60 डिग्री है, जितना कम एंगल होता है, जितना कम एंगल होता है म्यू नेट उतना ही ज्यादा होता है, बताए थे। तो इस केस में म्यू नेट क्या होगा, म्यू नेट 0 नहीं आएगा,
तो हम बोलेंगे डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है। सिस का ज्यादा, देखो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शंस अगर देखा जाए, देखो ये ध्यान रखना, आगे जाके पढ़ोगे, ये प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ये प्लस आई ग्रुप बोलते हैं जिसको जो इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे को, दैट इज प्लस आई ग्रुप। और एक होता है माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है। जैसे जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं दे आर माइनस आई ग्रुप, और जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं दे आर प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, और माइनस आई ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है मीठा। जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ये भी दे देगा। इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। अच्छा ये कार्बन तो होता है ना। इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होता है। तो इसका म्यू नेट क्या होगा, म्यू नेट, ये म्यू नेट जीरो नहीं होगा। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों का नेट जो होगा ऐसा होगा कुछ, इन इसका नेट और इसका नेट होगा ना। इन दोनों का नेट भी क्या होगा, ऐसा होगा। बट दोनों दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसल नहीं करेगा। मींस नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा। समझ रहे हो, नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर जो डायपोल मोमेंट का इन दोनों का नेट जो आया ये कुछ इतना मैग्नीट्यूड का आया, इन दोनों का जो नेट आया कुछ कम मैग्नीट्यूड का आया। तो ओवरऑल ये क्या किया, ऊपर वाला डोमिनेट कर गया एज कंपेयर टू नीचे वाला, तो इसलिए नीचे दिखा दिया। मीन्स कितना वैल्यू में होगा ये आपसे नहीं पूछ रहा है, बट ये तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि इसका म्यू नेट क्या है, जीरो नहीं है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये यहाँ पर देखो एक दूसरे का कैंसिल कर दिया, तो इस केस में म्यू नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अभी डायपोल मोमेंट सिस का ज्यादा हो गया ट्रांस से, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा नहीं है कि ट्रांस आइसोमर का हमेशा डायपोल मोमेंट जीरो ही होगा। तो ये समझ गया ना, ये दोनों कैसे हम डायपोल मोमेंट निकाले। एक और क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चंस हम वहां पर भी जरूर कराए होंगे। ये देखो ये सिस है और ये ट्रांस है। तो देखो ये ट्रांस का जीरो आ रहा है क्या, ट्रांस का जीरो आ रहा है क्या, नहीं आएगा अभी। उस केस में जीरो आ गया। देखो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो, ये देने वाला ग्रुप है, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, और ये लेने वाला ग्रुप है, जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं सब लेने वाला ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर कर लिया, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखो इन दोनों का नेट मूवमेंट क्या होगा, देखो यहाँ पर नेट ऊपर जा रहा है, इन दोनों का नेट, इन दोनों का नेट, ये हाइड्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन जो है ना, कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन मिथाइल एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बट पूरा पूरा कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। तो हम बोलेंगे कि नेट इसका कुछ ऊपर जाएगा, कुछ ये वाला डोमिनेट कर जाएगा इसलिए ऊपर थोड़ा सा गया। हाँ एक दूसरे को कैंसिल किया बट इसका नेट कुछ ना कुछ ऊपर गया। यहां पर देखो, यहां पर
देखो ये और ये तो कैंसिल कर गया, बट इन दोनों एक ही डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर तो अपोज कर रहा था एक दूसरे को, बट यहाँ पर देख रहे हो ये भी इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया तो क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या देखा कि इस केस में ट्रांस का ही ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू सिस, ये जो नेट डायपोल मोमेंट। तो इसलिए बोला गया कि ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो नहीं होता है। यहाँ पर देख रहे हो पहले केस में जीरो था, इस केस में ट्रांस का ही ज्यादा हो गया सिस से। तो पहला एप्लीकेशन इसका क्या है, डायपोल मोमेंट। सेकेंड एप्लीकेशन दैट वन इज, सेकेंड एप्लीकेशन लिखिए, दैट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट उस मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में लगेगा। तोड़ने में वी हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन बढ़ गया तो वी हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड्स, मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट इनडायरेक्टली हाई हो गया। तो चलो, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा बताओ, 1 और 2 में? डायपोल मोमेंट इसका, उसका तो जीरो था, तो हम बोलेंगे 1 का ज्यादा हो गया 2 से। तीसरा एप्लीकेशन, सॉल्युबिलिटी। तो इसमें भी वही सेम फंडा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल्स पोलर होगा, उतना ही ज्यादा वो वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाना प्रीफर करेगा। तो जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट फंडा जो है दैट वन इज मेल्टिंग पॉइंट। तो ये ध्यान रखना, ये जो ट्रांस आइसोमर होते हैं, ट्रांस आइसोमर इज मोर सिमेट्रिक एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर, इसमें लिख लो एक पॉइंट पहले, ट्रांस आइसोमर इज मोर सिमेट्रिक as compared to cis isomer. Hence melting point of trans is more as compared to cis isomer. Melting point of trans is more as compared to cis isomer. देखो ऐसा बोला गया, ये जो ट्रांस आइसोमर होते हैं ना, ट्रांस आइसोमर ये ज्यादा सिमेट्रिक होते हैं। आगे भी देखोगे मैं समझाऊंगा, ये ट्रांस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है, ये ज्यादा सिमेट्रिक है एज कंपेयर टू सिस वाला कम सिमेट्रिक होता है। आगे मैं प्रूव भी करूंगा, आगे जब मैं पीओएस और सीओएस निकालना सिखा दूंगा तो वहां पर देखोगे ये ट्रांस आइसोमर में ज्यादा सिमेट्रिसिटी है, इसमें पीओएस होगा, इसमें सीओएस होगा। तो इसलिए ट्रांस आइसोमर सिस आइसोमर से ज्यादा सिमेट्रिक होता है, इसलिए बोला गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट
ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिस। चलो, तो इतना सारा फिजिकल प्रॉपर्टी जीआई का है, आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो दिस मच इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल्स में पूरा पढ़ाया गया है, तो इसको आप पढ़ें। एक एक चीज को लगभग उसको कंसीडर किया गया है, उसको पढ़ोगे तो लगभग सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दैट वन इज इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हेडिंग दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। चलो, सबसे पहले आप ये लिखें, एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल बोलते हैं इसको, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट जो जैसे ट्यूबलाइट है, जो बल्ब है, ये सब क्या करता है ना, दे वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शंस। ये आपका क्या है, ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट ये हर एक डायरेक्शंस में वाइब्रेट करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कर दो, निकोल प्रिज्म है, एक तरह से इसमें स्लिट बने हुए होते हैं, छोटे छोटे स्लिट बने हुए होते हैं, तो ये क्या करता है ना, एक तरह से फिल्टर मीडियम की तरह काम करता है। ये लाइट जो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, इसको एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने देगा। निकोल प्रिज्म का यही काम होता है। तो ये क्या है, इसको लिख लीजिए, ये क्या है आपका निकोल प्रिज्म। निकोल, इसमें छोटे छोटे स्लिट बने हुए होते हैं इस तरह का, फिल्टर मीडिया। प्रिज्म ये मेनली कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको हम पोलरीमीटर भी बोलते हैं, पोलरीमीटर या पोलराइजर। पोलराइजर, हाँ, पोलराइजर। ये क्या करेगा, ये एक तरह से फिल्टर मीडियम की तरह काम किया, और लाइट आपका एक ही डायरेक्शंस में वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। पहले हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, अभी ये एक ही डायरेक्शंस में वाइब्रेट करेगा। इसी को हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, पीपीएल। पहले ordinary light, they vibrate in all directions, but if that light is passed through polarimeter, Nicol prism, then that light start vibrating in only one direction, that is called PPL, plain polarized light। अब ये अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करें, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करें, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का एक कंटेनर है, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा ना, या तो ये प्लेन पोलराइज लाइट में कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं होगा, और या तो डिफ्लेक्शन होगा। अगर डिफ्लेक्शंस नहीं होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे दैट ओनली देन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर डिफ्लेक्शंस हुआ तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो फिर क्या होगा ना, या तो ये राइट डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। अगर राइट डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो हम लोग बोलेंगे उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी, स्मॉल डी। और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। तो क्या बोला गया फिर,
इसको मैं यहां से कंसीडर करता हूं, यहाँ ये जो एरो है ना, फिर यहां मैं बना रहा हूं उस एरो से, वो जो एरो है, एरो के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो वहीं पर। मैं ये बोला कि या तो कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं आए, नो डिफ्लेक्शंस, तो इस केस में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, या तो इसमें डिफ्लेक्शंस आएगा अब डिफ्लेक्शन भी दो तरह का होगा, या तो क्लॉकवाइज में डिफ्लेक्शंस हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डेक्स्टो रोटेटरी, या डी प्लस, या इसको हम लोग प्लस भी बोलते हैं अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन वाइब्रेट हो गया, तो इसको स्मॉल एल और माइनस बोलते हैं। इफ PPL gets deflected in clockwise directions, then organic solutions is dextrorotatory, और ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल डी और प्लस। और ये पॉइंट लिख लेना, if PPLs get deflected in clockwise directions, then organic solutions is dextrorotatory, और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, if PPL gets deflected in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, क्लॉकवाइज के जगह एंटी क्लॉकवाइज कर देना है, और डेक्स्टो रोटेटरी के जगह लिबो रोटेटरी कर देना है, स्मॉल एल और माइनस। ऑनलाइन सुनाई दे रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बच्ची नहीं आई, कहाँ है? कहाँ है? क्या तबीयत? तो लिख लिए, सेकेंड पॉइंट भी लिख लिया, if PPL gets deflected in anti-clockwise directions, then organic solution is levorotatory और small l और माइनस। चलो, तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया।
एक पॉइंट और लिख लो, नोट में लिख लो कि डी और स्मॉल एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल आर experimentally determined fact, experimentally determined fact, determined fact. ऐसा बोला गया है कि आप मॉलिक्यूल्स को देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि वो स्मॉल डी है या स्मॉल एल है। उसके लिए अगर हमको स्मॉल डी स्मॉल एल पता करना है तो उसके लिए लैब जाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप देखकर, ऐसा कोई टेक्निक्स नहीं है कि आप मॉलिक्यूल्स को देखकर आप बता सकते हो कि ये स्मॉल डी या स्मॉल एल है। समझा ये चीज? तो ये चीज ध्यान रखना है कि स्मॉल एल एंड स्मॉल डी आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्ट। उसको एक्सपेरिमेंट कर हम पता कर सकते हैं। आगे उसके बाद देखो, उसके बाद लिखो कायरल सेंटर। नेक्स्ट टर्म समझना, अंडरस्टैंड करना है, दैट इज कायरल सेंटर। कायरल सेंटर तो लिखो इसको, इट इज sp3 hybridized, it is sp3 hybridized atoms, sp3 hybridized atoms comma connected with four different groups, four different groups, full stop. if that continue करो, if that sp3 hybridized atom is carbon, if that sp3 hybridized atom is carbon, then it is called chiral carbon, then it is called chiral carbon, और ब्रैकेट में C स्टार, कायरल कार्बन के ब्रैकेट में C स्टार। देखो जैसे यहां पर ये समझे, तो ये जो कार्बन आप देख रहे हो ये कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इट इज कनेक्टेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। OH एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन, तीसरा ग्रुप मिथाइल, चौथा ग्रुप इथाइल। तो दिस इज ए कायरल कार्बन। क्योंकि अभी जो कायरल एटम्स है, अभी ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है दैट वन इज कार्बन। तो अभी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये दिस वन, इसको स्टार लगा दिया तो ये एक कायरल कार्बन है। दिस वन इज ए कायरल कार्बन। इसको लिखो और एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो, क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन ये तो नहीं होगा। हाँ सेकंड वाला होगा। सेकंड वाला कार्बन पर चारों ग्रुप अलग है और साथ ही साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो एक कायरल कार्बन है। इसी तरह से आपको पहचानना है भी।
हाँ, 2 कायरल कार्बन है। क्या वो दोनों जो कायरल कार्बन है वो दोनों सिमिलर है या डिसिमिलर है? सिमिलर डिसिमिलर का मतलब होता है इस पर जो 4 ग्रुप होगा और इस पर जो 4 ग्रुप होगा सेम होगा। तो यहाँ पर सी स्टार कितने हैं? सी स्टार 2 हैं और वो भी कैसे हैं? सिमिलर है, एक ही जैसे हैं। बताओ सी स्टार है इसमें? इज देयर एनी सी स्टार इन दैट कंपाउंड? नहीं है। अच्छा से देखो, देखो ये सी स्टार है। कैसे? ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और इस पर 4 ग्रुप कौन कौन? एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल। थर्ड ग्रुप चले तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर चले तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन चल रहा है। अलग हो गया ना, तो ये कायरल कार्बन है। How many chiral centers are there in that compound? How many chiral centers are there? How many chiral centers are there? चलो पूछ लेते हैं, ये कायरल सेंटर है। अरे यार खाली देखना है कि sp3 हाइब्रिड और चारों ग्रुप अलग होगा तो कायरल सेंटर होगा, है ये। अरे यार देखो ना, एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, तीसरा ग्रुप इधर अलग होगा, चौथा ग्रुप अलग होगा, तो क्यों नहीं होगा? यहाँ पर देखो, बताओ, ये भी कायरल कार्बन है। ये सब तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। रिंग है ना, रिंग है ये, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा है कुछ? तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि कायरल सेंटर के लिए कंडीशन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड का होना और साथ ही साथ चारों ग्रुप अलग होना। तो ये रिंग में तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलो इसमें आ जाते हैं, इसमें है कुछ ऐसा कोई? ये वाला है? ये अलग है। देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, एक ये ग्रुप बड़ा जैसा, तीसरा ग्रुप देखो अलग है, चौथा ग्रुप अलग है। तो ये कायरल कार्बन है। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन्स? एक और ये बताओ, ये भी होगा नाइट्रोजन। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन्स? इट इज ए कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, चारों ग्रुप अलग है, तो ये भी एक कायरल सेंटर है। अगर आपसे कायरल सेंटर पूछा जाए तो कितना होगा? 1 2 3 4 5। अगर आपसे कायरल कार्बन पूछा जाए तो कितना बोलोगे? 4। चलो तो कायरल कार्बन आप डिसाइड कर लोगे। नोट में यहाँ पर पॉइंट लिखे, नोट में पॉइंट लिखे। प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर, presence or absence of chiral center is not a compulsory, is not a compulsory conditions, is not a compulsory conditions for chirality, not a compulsory condition for chirality, chirality और ब्रैकेट में ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी ऐसा बोला गया है। लिख लिए, ऐसा बोला गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल्स में कायरल सेंटर है
और वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसा नहीं है। मींस अगर किसी मॉलिक्यूल्स में कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये चीज समझ रहा है? जैसे कुछ एग्जांपल दूंगा, वहां पर आपको समझ में आएगा। जैसे एलिन, एलिन कल आपको एलिन के बारे में बता रहे थे। एलिन में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, बट उसके बाद भी देखोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ रहे हो? इसी तरह और भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स में देखोगे उसमें कायरल सेंटर होगा, बट उसके जैसे मीजो कंपाउंड एक होता है, मीजो कंपाउंड में देखोगे कायरल सेंटर होगा, बट वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो उसको आगे जैसे जैसे डील करोगे तो देखते जाओगे। तो अभी इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंस ऑफ सी स्टार इज नॉट ए कंपल्सरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। हाँ, बट सेकंड नोट का सेकंड पॉइंट लिखो। when the compound, देखो second compound, when the compound has only one chiral center, compound has only one chiral center, comma, it is always optically active, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोला गया कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है तो हमेशा क्या होगा, दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। समझ गया? चलो उसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखो। नेक्स्ट टर्म जो हमको समझना है, दैट वन इज डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। डिससिमेट्रिक, नेक्स्ट हेडिंग, डिससिमेट्रिक molecules, dissymmetric molecules, dissymmetric molecules लिखो। the molecules from which TWO2 symmetric element that is POS ब्रैकेट में plane of symmetry, that is POS ब्रैकेट में plane of symmetry ब्रैकेट क्लोज, and COS ब्रैकेट में सेंटर ऑफ सिमेट्री आर absent together। फिर से मैं बोल देता हूं, द मॉलिक्यूल्स, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे? द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच सिमेट्रिक एलिमेंट मेनली POS एंड COS आर मिसिंग टुगेदर, एक साथ मिस होना चाहिए। ये POS क्या होता है, COS क्या होता है, अभी हम आते हैं। बट हम क्या बोले, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स किसके बोलेंगे? जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर POS और COS नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा, उसी को हम डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स इज chiral। Dissymmetric molecules is chiral and optically active. Dissymmetric molecules is chiral and optically active. Is chiral and optically active. जिस मॉलिक्यूल्स में अगर कोई डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आ गया? चलो अब हम क्या करेंगे ना, एक एक करके ये POS और COS को समझें, कैसे POS मॉलिक्यूल्स के अंदर निकालते हैं, कैसे COS निकालते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री।
प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। चलो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का पहले डेफिनेशन लिखिए। एन इमेजिनरी प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन, an imaginary plane present in the molecules, an imaginary plane present in the molecules, an imaginary plane present in the molecules, present in the molecules, comma, an imaginary plane present in the molecules, comma, along which if the molecules is divided, if the molecules is divided, if the molecules is divided into equal halves, if the molecules is divided into equal halves, comma, which are mirror image of each other, which are mirror image of each other, mirror image, which are mirror image of each other, image of each other, comma, that plane is called POS, plane of symmetry, plane of symmetry। तो लिख लिए, इसको एक बार पढ़े और एग्जाम्पल से समझे। आप अभी क्या करो ना, इधर आप एक कॉलम इस तरह बना दो, एक कॉलम इधर स्ट्रक्चर बनाओगे, इधर स्ट्रक्चर बनाना है, इधर कायरल सेंटर या कायरल कार्बन मिल लिया है, कायरल कार्बन कितना होगा ये लिखना है। इधर आप POS लिखना है, POS है या नहीं। इधर आप COS लिखना है, इधर आप ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। सबसे ज्यादा जगह इसके लिए छोड़ना है, इसमें आप टिक करोगे ओनली, इसके लिए ज्यादा जगह छोड़ना है, इस कॉलम के लिए, स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर के लिए ज्यादा जगह छोड़ना है, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर होगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा, और इसमें ओनली टिक करना है। इसमें कम जगह भी छोड़ोगे तो काम चल जाएगा। चलो देखो, अब शुरू करते हैं एक थोड़ा। दिस वन इज सिस मॉलिक्यूल, सिस कोई सिस है, सिस आइसोमर है। चलो तो अभी क्या करना है, क्या ये समझ में आता है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब ये पूरा प्लेन पर है, प्लेन पर, ये आपके बोर्ड के प्लेन पर है, ये आपके बोर्ड के प्लेन पर है। आप ऐसा समझ सकते हो, ये एक छोटा बॉल है, छोटा बॉल, ये भी छोटा बॉल, ये भी छोटा बॉल, ये भी, ये सब छोटे छोटे बॉल है ना। ये बॉल का आधा पार्ट बाहर होगा और आधा पार्ट बोर्ड के अंदर होगा, समझ रहे हो। ये पूरा बॉल होगा ना, आधा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आधा पार्ट इसके अंदर होगा, एक बॉल का, पूरा बॉल का। इसी तरह समझ रहे हो,
ये एक पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। तो ऐसा एक इमेजिनरी प्लेन जो इस मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ में बांटता हो, सच दैट दोनों हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज हो, उसी को हम पीओएस बोलेंगे। ऐसा लिखा गया, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन। तो आप इमेजिन करो, हम इस मॉलिक्यूल्स को ऐसे काट रहे हैं, ऐसे, मतलब ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड से ही हम काट रहे हैं, ये बोर्ड के थ्रू काट रहे हैं। तो क्या होगा, इस CH3 का आधा, बॉल का आधा पार्ट बाहर होगा, आधा पार्ट अंदर होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो क्या बताओ, ये जो प्लेन आप इमेजिनरी प्लेन जो आप ले रहे हो, क्या इस मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ में बांटता है? और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज भी है। तो क्या ये प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे? बोलेंगे। चलो, तो ये एक पीओएस है। अच्छा, मेरा मन कर रहा है हम मॉलिक्यूल्स को ऐसे काटना चाहते हैं, ऐसे, क्या वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? अगर मॉलिक्यूल्स को हम ऐसे भी काटेंगे तो क्या होगा, इस मिथाइल का मिरर इमेज इधर मिथाइल, हाइड्रोजन का मिरर इमेज इधर हाइड्रोजन, इस कार्बन का मिरर इमेज इधर कार्बन। तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक भी रह गया, एक भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया आपको, तो हम बोलेंगे उस मॉलिक्यूल्स के अंदर पीओएस है। क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है? नहीं, नहीं है ना। क्या इसमें पीओएस है? हाँ है, एक से ज्यादा, इसमें दो दो पीओएस मिल रहा है आपको, तो पीओएस है इसमें। सीओएस, अभी सीओएस का कॉलम अभी खाली रखेंगे, सीओएस समझ लेंगे तो फिर उसमें हम ये भरेंगे। चलो, इसमें बताओ सेकंड मॉलिक्यूल्स। सीओएस को अभी नहीं देखेंगे, क्या 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 पीओएस है ना। हाँ, एक बार हम ऐसे काट दिए, और एक बार ऐसे काटे, एक भी रह गया। आपको 10 नहीं देखना है, आपको अगर एक भी मिल गया तो हम बोलेंगे उसके अंदर पीओएस है। इसमें 2 मिल रहा था, शुरू था इसलिए लिख दिया। चलो, ये ट्रांस आइसोमर है, क्या इसमें पीओएस है? देखो, बताओ, थोड़ा बताओ पीओएस के बारे में। कोई एक ऐसा प्लेन जो कि इस मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ में बांटे, सच दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। हाँ, एक तो है, वो कौन सा है? कैसे काटू मॉलिक्यूल्स? बोर्ड वाला, हाँ बोर्ड वाला तो है, बिल्कुल बिल्कुल एग्री। ये प्लेन, क्या इसको ऐसे काटू अभी? ऐसे नहीं है, अभी नहीं है, इसका मिरर इमेज इधर नहीं है। तो हाँ, एक भी मिल गया तो हम बोलेंगे क्या पीओएस है। चलो, अगला मॉलिक्यूल्स। क्या आप लोगों को समझ में आता है? ये सब थोड़ा सा भी इमेजिनेशन पार्ट बढ़ाओगे, दिमाग खोल कर रखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा टिपिकल होता है, थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सोचना पड़ता है। चलो, तो अभी इस मॉलिक्यूल्स को पहले समझे। मॉलिक्यूल्स को, दो पेन लाओ, लाओ दो पेन। देखो, इस मॉलिक्यूल्स को समझो। ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा है, आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, ये क्या बताया था, सॉलिड वेज है। ये आपका प्लेन के बाहर है, मतलब ये दोनों प्लेन के बाहर, ये हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और ये दोनों क्या है, अंदर वाला हाइड्रोजन। समझ रहे हो, ये मीथेन कैसा दिख रहा है, ये दोनों प्लेन के बाहर और ये दोनों प्लेन के अंदर। अब बताओ, कोई एक ऐसा प्लेन जो कि मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ में बांटता हो? नहीं है। देखो अच्छा से, क्या मैं इसको ऐसे कट कर दूं, यहाँ ये प्लेन, अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो क्या होगा बताओ, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट जाएगा,
हाइड्रोजन कट गया, और ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज हो जाएगा, हो जाएगा। अगर कोई चाहेगा कि आप ऐसे काट दें, हम ऐसे या ऐसे ऐसे, तब भी हो जाएगा ना? क्या क्या तब भी होगा ना, समझो थोड़ा। हम क्या बोला कि एक बार मैं ऐसे काट दूं, ऐसे ऐसे काट दूंगा तो भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिरर इमेज। अगर किसी का मन किया कि आप ऐसे काट दीजिए, ऐसे ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, तो भी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या मिरर इमेज होगा। समझ रहे हो? इसमें पीओएस है, एक से ज्यादा है तो अच्छी बात है, दो तो दिखा दिया हम। चलो देखो, मैं बोल रहा हूं कि इसको ऐसे काट दिया, या हम मन किया तो मैं ऐसे भी काट दिया इसको, ये भी पीओएस है वो भी पीओएस। तो इसमें क्या, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, पीओएस है। तो लिख लिया ये। अब क्या करो ना, थोड़ा एक पेज छोड़ दो, आप एक पेज छोड़ दो और सीओएस लिखो, सीओएस को भी कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक पेज छोड़ दो, एक कंप्लीट पेज छोड़ दो, उसमें और क्वेश्चन है। हाँ कंप्लीट पेज, कंप्लीट पेज नहीं, एक पेज, एक ही साइड, एक ही साइड। क्या बोला समझे? जितना लिखा ना, एक पेज छोड़ देना है, मतलब ये जो पेज है ना पूरा छोड़ दो, एक ही पेज। चलो अब आप पहले सीओएस लिख ले, सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसको छोड़ना है, छोड़ने के लिए बोला, फिर क्वेश्चन और कराऊंगा उसके बाद, तो फिर तो वहां से लिख रही है। सेंटर ऑफ सिमेट्री लिखो पहले, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन लिखो पहले, लिखिए। द पॉइंट present in the molecules, the point present in the molecules, the point present in the molecules, the point present at the center, sorry, the point present at the center, the point present at center of molecules, the point present at the center of molecules, at the center of molecules, through which, through which if straight line are drawn, through which if straight line are drawn, if straight line are drawn at equal distance, straight line are drawn, then at equal distance, then at equal distance in opposite directions. If straight line are drawn, then at equal distance in opposite directions, comma, identical group are present, identical group are present, identical group are present, identical group are present। फिर से मैं बोल देता हूं एक बार, the point present at the center of molecules through which if straight line are drawn, then at equal distance in opposite directions, comma, identical group are present, identical group are present। लिख लिया? चलो अब लिख लिया, वहां पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, देखो जैसे एग्जांपल बना रहा हूं। अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री समझो, ये कुछ ऐसा है, आप इस मॉलिक्यूल्स को इमेजिन कर पा रहे हो? ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बाहर निकालो और ये वाला को अंदर भेज दो, मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा ये वाला पार्ट बाहर है और ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट अंदर है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा है, अभी ऐसा है, ठीक। अभी यहाँ पर और ग्रुप लगा रहा हूं,
चलो लिख लिए। अब यहां पर समझो, बोला गया ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री, द पॉइंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा बोला गया ना, उसको पढ़ो डेफिनेशन। द पॉइंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर इस पॉइंट से इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको आइडेंटिकल ग्रुप मिलना चाहिए, तभी ये पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। अगर मैं यहां से इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में चलूं तो आपको आइडेंटिकल ग्रुप मिलना चाहिए, तभी ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। जैसे देखो, अगर मेरा मन किया कि यहाँ के ऊपर ऊपर जाते हैं तो हमको कार्बन मिला, क्या हम इतना ही बाहर आएंगे तो क्या होगा, फिर से कार्बन मिलेगा ना। जैसे इधर जाएंगे तो भी कार्बन, इधर जाएंगे तो भी कार्बन। अगर मेरा मन किया तो यहाँ चल गए तो यहाँ पर हमको हाइड्रोजन मिला, इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आए तो हाइड्रोजन मिला, यहां से इधर गए तो हमको मिथाइल मिला, तो यहां गए तो मिथाइल मिला। तो क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? दिस इज ए सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो वो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उस पॉइंट से इक्वल अपोजिट डायरेक्शन जाने पर आपको आइडेंटिकल ग्रुप मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हाट अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई एक ऐसा प्लेन जो कि मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ में बांटता हो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? सोचो सोचो, कैसे कट करें? बोर्ड वाला, अरे यार ये मॉलिक्यूल्स ऐसा है, देखो ये मॉलिक्यूल्स ऐसा है, यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर मिथाइल और हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर भी मिथाइल हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है एक यहाँ लगा हुआ है। तो देखो अगर मैं ऐसे कट करूंगा, ऐसे कट करूंगा, तो क्या इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज यहाँ पर है क्या? नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं इसको इस तरह से कट कर दूं, इस तरह से, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये मतलब बोर्ड वाला प्लेन, ये तो कुछ बाहर निकला हुआ है ना, बाहर निकला हुआ है और ये अंदर गया हुआ है, तो उस प्लेन से अगर कट करूं तो क्या बताओ वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? ये सब कट जाएगा ना, ये सब छोटे छोटे बॉल्स है ना, कट जाएगा सब पूरा। अगर हम ऐसे कट करेंगे बोर्ड वाला प्लेन पर, तो ये भी मिथाइल भी कट गया, ये हाइड्रोजन भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्या इसका मिरर इमेज ये है ना? ये भी CH2, ये भी CH2। समझ रहे हो या नहीं? ये कॉपी दो, कॉपी देखो, जैसे ये कॉपी है, ये कुछ ऐसा है मॉलिक्यूल्स, ये वाला पार्ट अंदर है और ये वाला पार्ट बाहर, ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल्स कुछ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है देखो, इस पॉइंट पर क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है ना? यहाँ पर ये मिथाइल और नीचे हाइड्रोजन, उधर हाइड्रोजन नीचे मिथाइल, ठीक। अब मैं कैसे कट करने के लिए बोल रहा हूं, ये वाला प्लेन, ये डायगोनली अगर कट करेंगे तो मेरा मिथाइल भी कट जाएगा, हाइड्रोजन भी कट जाएगा। क्या इसका मिरर इमेज ये नहीं होगा? होगा ना। तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है मेरा? है। हाँ, अगर ऐसे हम कट करें, कॉपी कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें अगर मैं, हाँ, इसमें कोई कायरल सेंटर है बताओ? कायरल सेंटर नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप जा रहे हो ना, आइडेंटिकल ग्रुप है, इधर भी CH2, इधर भी CH2, फिर यहाँ पर, तो इसमें कायरल सेंटर नहीं है, जीरो है, इसमें कायरल सेंटर नहीं है। पीओएस क्या है? पीओएस है ना? COS बताओ, COS भी है। अगर पीओएस COS हो गया तो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पीओएस ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए पीओएस COS कंबाइनली एब्सेंट होना चाहिए। तो इसमें हम यहाँ पर क्या लिखा है, ये कायरल सेंटर, ये क्या है, ये पीओएस, ये क्या है, COS, और ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सब चीज बता दिया उसमें। चलो इस पर आओ, क्या इसमें कोई कायरल सेंटर, इसमें COS है,
सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अरे यार, इसके ऊपर ऊपर गए तो हमको मिथाइल मिला, इसके इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में आया तो क्या मिथाइल मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो क्यों सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? नहीं होगा इसमें। व्हाट अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी? नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए दोनों जगह कट लगना चाहिए। पीओएस सीओएस एब्सेंट होगा तो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो इसमें बताओ, इसमें, हाँ इसमें देखो, हाँ होगा, तो इसमें होगा, इसलिए बोला गया। देखो ना यहाँ पर ट्रांस आइसोमर आर मोर सिमेट्रिक, इसके अंदर पीओएस भी होता है, इसके अंदर सीओएस भी होता है, अभी तुरंत लिखा ना, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। चलो उसके बताओ, उस पे उसमें कोई सेंटर ऑफ मिथाइल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? यार कैसे ऐसे बोल रही है? देखो ये कुछ हाइड्रोजन दो बाहर निकला हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। क्या मैं इसके इक्वल डायरेक्शन में यहाँ गया तो मिथाइल हाइड्रोजन मिला? क्या मैं इसके इक्वल डायरेक्शन में, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं ना, हाइड्रोजन तो यहाँ है ना, समझ रहे हो? हाइड्रोजन एक यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। तो इसके इक्वल डायरेक्शंस में हमको हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, तो अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलूं? या देखो एक मिथाइल यहाँ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हमको मिथाइल मिल रहा है? हाइड्रोजन है? नहीं, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो व्हाट अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी? नहीं होगा, क्योंकि इसमें टिक हो गया। तो क्या समझ में आ गया? चलो तो आज के लिए और एग्जांपल जो होगा हम कल कराएंगे। यूएस यूएस क्या होता है, एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया दे दिया, और एग्जांपल कुछ कराएंगे, फिर उसके बाद हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना पहले, दैट इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दो तरह का प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, दैट इज बेस डैश प्रोजेक्शंस, और एक होता है दैट वन इज फीचर प्रोजेक्शन। उसके बारे में बताएंगे, उसको कन्वर्जन कैसे करते हैं, फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद और उसको आगे कवर करेंगे अगले क्लास में।